नमस्कार बच्चों, मैं करण लंदन शहर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वन शॉट जो है कक्षा 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का। इससे पहले हमने पहली बुक जो है यानी कि भारतीय इतिहास का विषय भाग 1 उसके 4 जो चैप्टर है उनको हमने डिटेल में पढ़ा है, समझा है और मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। तो आज हम शुरुआत करते हैं दूसरी बुक यानी कि भारतीय इतिहास के विषय भाग 2 उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि यात्रियों के नजरिए से। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत में जो कौन कौन से यात्री आए थे, उन्होंने भारत को अपनी नजरों से देखा, यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या परंपराएं चलती थी, क्या सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व का क्या सिस्टम था, खेती किस प्रकार से होती थी, इन सब के बारे में उन्होंने अपना जो नजरिया था यानी अपना जो ओपिनियन दिया था वो लिखा था अपने यात्रा वृत्तांत में। और उन यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था, कौन कौन से फेमस यात्री थे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अध्याय 5 यानी कि यात्रियों के नजरिए से। आज हम जानेंगे भारत को यात्रियों के नजरिए से। तो भारत के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ कि ये जो यात्री थे कौन कौन से फेमस यात्री थे और किस समय में आए थे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, आज से जो आपकी जो बुक है वो सेकंड वाली बुक स्टार्ट हो रही है, उसका जो समय सीमा है वो कौन सी समय सीमा है और ये यात्रियों के बारे में जो बात की गई है वो किस समय सीमा के अंतराल में भारत में आए थे, उन्होंने भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी उसके बारे में अपने वृत्तांत लिखे हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसका जो समय सीमा है आपकी 712 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, इस बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर दिए गए हैं, इसमें जो 4 चैप्टर दिए गए हैं वो किस समय सीमा से अंतर्गत दिए गए हैं, 712 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी तक के बारे में दिया गया है। और हम इस चैप्टर में जिन 3 यात्रियों के बारे में बात करेंगे वो है अल ब्रूनी, इब्न बतूता और तीसरा है अपना फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, किन 3 यात्रियों के बारे में बात करेंगे? अल ब्रूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में। तो बच्चों ये जो यात्री थे ये आए थे 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में। अभी मैंने बताया 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो समय है वो भाग 2 का है। तो ये जो यात्री आए थे वो कब आए थे? 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में आए थे। इस समय में जो भी शासक हुआ करते थे उनके कार्यकाल में इन्होंने देखा और अपने बारे में जो भारत का जो नजरिया था वो लोगों को बताया। ठीक है, तो इन 3 यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इन तीनों यात्रियों ने क्या लिखा, अपना यात्रा वृत्तांत। अब बात यह थी कि सर ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत वो होता है कि जब भी हम कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं तो उसके बारे में हम वहां पे देखते हैं कि हमने वहां पे क्या क्या सिचुएशन देखी, हम लोगों ने किस तरीके से वहां पे पहुंचे, किस तरीके की समस्याओं का हमने सामना किया, वहां के जो शासक हैं उन्होंने हमारे किस तरीके से स्वागत किया, हम लोगों को किस प्रकार से जो चीजें थी वो देखी, उन सबको एक अपनी बुक में लिखा जाता है, उसको कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। तो ये जो तीनों यात्री थे भारत में आए और यहाँ आने के बाद इन्होंने भारत की जो समस्याएं थी, जो अच्छाई थी, जो बुराई थी, उन सबको बहुत ही बारीकी से देखा और बारीकी से देखने के बाद उनको क्या है अपनी किताब में लिखा और किताब क्या बन गई, उनकी यात्रा वृत्तांत बन गई। ठीक है,
तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रियों द्वारा लिखा गया अपना नजरिया कि क्या समस्या है, क्या अच्छाई है, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये यात्री भारत में क्यों आते थे? सही बात है कि भारत में ये जो यात्री थे, हम इनको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, भारत में क्यों आए ये? तो पहली बात है, आप लोगों को सबको पता है कि भारत क्या था? सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्या कहते थे हम भारत को? सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इस वजह से कहते थे कि उस समय हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बहुत थे, इस वजह से हमारे पास रोजगार भी बहुत था, पैसे भी बहुत थे, इस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये जो जितने भी देश थे वो भारत के मुकाबले गरीब देश हुआ करते थे, तो इस वजह से काम की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनमें जो भारत था सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करता था जहां पे रोजगार की तलाश के लिए यात्री जाया करते थे। ठीक है, तो पहला कारण कि यात्री इंडिया में क्यों आते थे? रोजगार की तलाश में। दूसरा कारण अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए। तीसरा अपने जो राजनीतिक जो संबंध है उनको बढ़ाने के लिए एक राजा दूसरे राजा के पास अपने राजदूतों को भेजा करते थे। इस वजह से ये जो यात्री है एक जगह से दूसरी जगह पे आते थे और अपने बारे में जो भी अच्छाई बुराई थी उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, यानी कि 3 महत्वपूर्ण कारण थे, उसमें से और भी हो सकते हैं लेकिन 3 ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला था रोजगार की तलाश के लिए, दूसरा व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, तीसरा अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो यह था ओवरव्यू कि हम यात्रियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, किस समय का है और ये यात्री भारत में क्यों आते थे और यात्रा वृत्तांत क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट जो हमारे अल ब्रूनी के बारे में। ठीक है, जो पहला यात्री था वो कौन था? अल ब्रूनी, और उसकी जो किताब है उसका क्या नाम है? किताब उल हिंद। ठीक है, क्या नाम है? अच्छे से नाम याद रखना, किताब उल हिंद। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों से ये पूछा जाता है कि किताब उल की रचयिता कौन है, या जो अल ब्रूनी है उनकी किताब का क्या नाम है, या यात्रा वृत्तांत जो है अल ब्रूनी का वो कौन सा है? तो कौन सा है? किताब उल हिंद। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, किताब मत छोड़ देना, किताब उल हिंद उसका नाम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें अल ब्रूनी की, तो अल ब्रूनी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 973 ईस्वी में। कौन सी जगह हुआ था? ख्वारिज्म। ये ख्वारिज्म कहां पर है? वर्तमान उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अल ब्रूनी का जन्म कब हुआ? 973 ईस्वी में। कहां पे हुआ? ख्वारिज्म में। वर्तमान में कहां स्थित है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद बात करें जो ख्वारिज्म है वो एक बहुत ही शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। जैसे वर्तमान में भारत में कोटा, रुड़की, IIT बॉम्बे, इलाहाबाद, ये जो है वो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र है ना, उसी तरीके से जो ख्वारिज्म है वो एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इस वजह से अल ब्रूनी को वहां पे सबसे अच्छी जो शिक्षा थी वो उपलब्ध हुई। और अल ब्रूनी कई भाषाओं का जानकार था। ठीक है, कौन कौन सी भाषा? सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। ठीक है, जो अल ब्रूनी था वो कौन कौन सी भाषाएं जानता था? सीरियाई जानता था, फारसी जानता था, हिब्रू जानता था और संस्कृत जानता था। तो ये जो स्लाइड है इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन से बनेंगे। पहला तो अल ब्रूनी का जन्म कब हुआ? 973 ईस्वी में। कहां पे हुआ? ख्वारिज्म में। वो कौन कौन सी भाषाएं जानता था? सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। ठीक है, उसकी किताब का क्या नाम था? किताब उल हिंद। आगे बात करें, वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। यूनान जो कंट्री है यानी ग्रीक, यूनान को और किस नाम से जानते हैं हम? यूनान को और किस नाम से जानते हैं हम? ग्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीक या ग्रीस भी बोल देते हैं हम लोग कई बार। जो ग्रीक, ग्रीस एक ही बात कई बार फ्लो में बोल दिया जाता है ग्रीस के, लेकिन बाकी उसका जो नाम है वो क्या है? ग्रीक। ठीक है, यानी कि यूनान। आप लोगों ने सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा, सुना ना?
तो जो सिकंदर महान था वो कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। इसके अलावा आप लोगों ने अरस्तु, प्लेटो, इन सब दार्शनिकों के बारे में भी सुना होगा। तो ये जो सब दार्शनिक थे वो भी कहाँ के थे? यूनान के ही थे। तो अब बात करते हैं अलबरूनी की। तो अलबरूनी जो है वो यूनानी भाषा नहीं जानता था, यानी यूनान की भाषा को नहीं जानता था। फिर भी जो वहां के जो दार्शनिक थे, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गए, और भी बहुत सारे दार्शनिक हुए जैसे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के विचारों से ये काफी इंप्रेस था। तो अब बात आती है कि सर जब वो जानता ही नहीं था इनकी भाषा को, तो वो पढ़ा कैसे उनके बारे में? तो बच्चों बात ऐसी थी कि जो यूनान के जो भाषा थी जिसमें इनके जो ग्रंथ लिखे हुए थे, उस ग्रंथों को क्या है अरबी भाषा में क्या कर दिया गया था? अनुवाद कर दिया गया था। और उस अनुवाद वाली बुक को किसने पढ़ा? अलबरूनी ने पढ़ा, और उस वजह से वो उनका क्या हो गया? बहुत ही फेमस फैन बन गया था। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये थे अपने अलबरूनी साहब। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने भारत में ये कैसे पहुंचे। अलबरूनी जो है वो भारत में कैसे पहुंचे? तो आप लोगों ने बच्चों एक बहुत ही फेमस जो शासक थे, शासक क्या अपने लिए तो जो भारत के लिए कहा जाए तो उनको आक्रमणकारी कहा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जा सकता है? आक्रमणकारी कहा जा सकता है। और वो कौन थे? महमूद गजनी। ठीक है, कौन थे? महमूद गजनी। ठीक है, कौन थे? महमूद गजनी। इन्होंने कहां के शासक थे? ये गजनी के। कहां के शासक थे? गजनी के शासक थे। और भारत के लिए क्या थे? एक आक्रमणकारी। इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? भारत पे 17 बार आक्रमण किया। ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत पे क्या किया? 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? तो ये इन्होंने किया था 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। हर साल वो एक आक्रमण करता था। ठीक है, कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पे इसने आक्रमण किया था। और इसका जो सबसे फेमस जो आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनी कौन था? एक शासक था। कहां का? गजनी का। और इसने भारत पे आक्रमण किया कितनी बार? 17 बार। ये ध्यान रखना। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। और उसमें सबसे फेमस जो शासक आक्रमण था वो कौन सा था? 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है वहां पे इसने आक्रमण किया था। और यहां से इसको लगभग 2 लाख दिनार की मुद्रा हासिल हुई थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जा सकता था, कहा जाता था। क्योंकि जब 1025 ईस्वी में भारत के एक मंदिर से 2 लाख दिनार, ठीक है, कितनी? 2 लाख दिनार की मुद्रा उसको हासिल हुई थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के पास कितना पैसा था, उसको क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो ये गजनी थे, महमूद गजनी। जगह जगह लूटमारी करते थे, आक्रमणकारी किया करते थे। और एक छोटा सा राज था इनका गजनी में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका भारत पे। लेकिन बात करते हैं ये जो अलबरूनी थे ये अपने यहाँ पे इंडिया में कैसे पहुंचे। तो बात की जाती है महमूद गजनी की। महमूद गजनी ने क्या है 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पे अटैक किया, आक्रमण किया। और वहां पे जो भी था सब कुछ लूट लिया। और लूटने के अलावा इनका एक और काम था कि केवल धन दौलत ही नहीं लूटनी। इन्होंने क्या किया
कि वहां पे रहने वाले जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, उनको क्या है अपने साथ, कवि जो लोग थे उनको अपने साथ वो वहां पे अपनी जो राजधानी गजनी थी वहां पे ले आए। और इसी प्रकार से जो अलबरूनी थे वो कहां पहुंच गए, ख्वारिज़म से गजनी पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया, गजनी पहुंच गया। तो ये बात ध्यान रखना, महमूद गजनी ने ख्वारिज़म पे आक्रमण कब किया, 1017 ईस्वी में। और यहां पे ख्वारिज़म से अलबरूनी कहां पहुंच गए, गजनी पहुंच गए। और जब तक जिए तब तक का वहीं पे गजनी में रहे। ठीक है, तो पहले वो बंधक के रूप में गजनी आया था, कौन, अलबरूनी। पर धीरे धीरे उसको क्या है, शहर पसंद आने लग गया। और 70 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय उनकी वहीं पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, आया समझ में। ये था अलबरूनी का इंट्रोडक्शन, यानी उसका परिचय कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो जन्म कहाँ हुआ था, ख्वारिज़म में। कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में। कब हुआ, 973 ईस्वी में। और मृत्यु कहाँ हुई, गजनी में। ठीक है, किस समय, 70 वर्ष की उम्र में। ठीक है, गजनी कैसे आया, 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद गजनी ने भारत वहां पे ख्वारिज़म में अटैक किया। और अटैक के बाद में अलबरूनी को बंधक बना के वो अपने साथ गजनी ले आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किताबुल हिंद के बारे में। तो जो किताबुल हिंद है उसको रचना किसने करी थी, किसने करी किताबुल हिंद की रचना। तो किताबुल हिंद की रचना मैंने अभी बताया किसने करी, अलबरूनी ने। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। अरबी में लिखी गई अलबरूनी की कृति, कृति यानी कोई भी किताब वगैरह, कौन सी है, किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। तो इसमें ध्यान रखना, किताबुल किसने लिखी, अलबरूनी ने। कौन सी भाषा में लिखी, अरबी भाषा में लिखी। ठीक है, और क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात करें तो इस ग्रंथ में धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन, भार तोल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के बारे में लिखा गया है। और इस पूरी किताब को 80 चैप्टर्स में, कितने चैप्टर है, 80 चैप्टर में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किताब उल हिंद में कितने चैप्टर है, तो कितने चैप्टर है, 80 चैप्टर है। ठीक है, अलबरूनी जिसने लेखन में एक अरबी भाषा का प्रयोग किया ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। ठीक है, अब बात करें वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। अभी अपन ने बात करी कि उसने लगभग जो किताबुल हिंद है उसमें लगभग हर विषय के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। तो वो जनरली किन लोगों के लिए लिखा है, उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, यानी जो सीमा के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है। और इन्होंने केवल लिखा ही नहीं, अपनी जो किताबें हैं जो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में लिखी गई है, उन किताबों के जो अनुवादित संस्करण थे उनसे हमारी जो संस्कृति थी, हमारे रीति रिवाज थे, उनको भी जानने की कोशिश की है। और उनको भी इन्होंने क्या है, लिखा है अपनी किताबुल हिंद में। आगे बात करते हैं हिंदू के बारे में। यह था अभी तक आपका अलबरूनी का परिचय और किताबुल हिंद का परिचय। इसके अलावा हम अलबरूनी की बात करें, आगे जो भी आएगा चैप्टर उसमें पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं किताब हिंद के बारे में, हिंदू के बारे में। जनरली भारत में ये जो वर्ड है एक बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, एक क्या है, धर्म से इसको संबोधित किया जाता है कि जो धर्म है वो क्या है, हिंदू धर्म है। ठीक है, भारत में जो जनरली जो सबसे जो बड़ा जो धर्म माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, हिंदू धर्म माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो धर्म है, शब्द है हिंदू, ये कहाँ से आया था, ये क्या वाकई में हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या कि ये धर्म से संबंधित है या नहीं है। तो बात करें, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इसमें क्या क्या है।
हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में होता था। एक आपकी रिवर जाती है इस तरीके से, ये अपना भारत है, ठीक है। यहां से एक आपकी रिवर जाती है जिसको कहा जाता है सिंधु रिवर। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु नदी या इंडस रिवर। ये भारत के जम्मू कश्मीर से, तिब्बत से निकल के जम्मू कश्मीर में आती है और जम्मू कश्मीर से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी को क्या कहा जाता है? इंडस रिवर या सिंधु नदी। तो ये जो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग हुआ है हिंदू का, ये किस भाषा का था? फारसी भाषा का था। और किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया है इंडस के पूर्व के क्षेत्र के रहने वालों के लिए। देखो दिशाओं के बारे में बताऊं, इस तरीके से दिशाओं के बारे में बात की जाती है। ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो ये जो हिंदू शब्द है किसका था? फारसी भाषा का। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? इंडस नदी के पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले। ये इंडस नदी थी, इसका ये पार्ट हो गया पश्चिम का और ये वाला पार्ट हो गया पूर्व का, ठीक है। ये पूर्व का क्षेत्र हो गया। तो यहां पे रहने वाले जो लोग थे उन लोगों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया था कि जो हिंदू शब्द है वो किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। और किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? जो सिंधु नदी के पूर्वी तरफ रहते हैं उन लोगों के लिए हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया था। आगे बात करें, अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा, ठीक है। पहले जो शब्द क्या था? फारसी था, जो पूर्व के लिए यूज में लिया गया था। यहाँ के रहने वाले क्षेत्र के लिए, रहने वालों के लिए नहीं, केवल क्षेत्र के लिए क्या शब्द यूज किया गया? हिंदू। फिर अरबी आए, अरबी वालों ने क्या कहा? इस शब्द क्षेत्र को तो क्या कह दिया? हिंदू। और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदी, ठीक है। पहले सबसे पहले फारसी आए, फारसियों ने यहाँ का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा? हिंदू। उसके बाद अरबी आए, अरबियों ने भी क्या कहा? इसको अल हिंद कहा। इस क्षेत्र को क्या कहा? अल हिंद कहा। और यहाँ के रहने वाले निवासियों को क्या कहा? हिंदी कहा। उसके बाद में आगे तुर्क आते हैं, तुर्कों ने यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू और यहाँ के क्षेत्र को हिंदुस्तान और यहाँ की लैंग्वेज को क्या नाम दिया? हिंदवी नाम दिया, ठीक है। यहाँ के इसको क्या कहा? हिंदू क्षेत्र को, और निवास करने वालों को, लोगों को हिंदू, और क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान। और यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको क्या कहा? हिंदवी, ठीक है बच्चों। अच्छे से ध्यान रखना कि जो हिंदू शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फारसी भाषा से। और यहाँ पे जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, इसके पूर्वी क्षेत्र के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया था। उसके बाद अरबी आते हैं, उन्होंने हिंदू की जगह अल हिंद प्रयोग में लिया और रहने वालों को हिंदू कहा, ठीक है। उसके बाद में तुर्क आते हैं, तुर्कों ने भी यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको हिंदू कहा, इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और इनकी जो लैंग्वेज थी उसको हिंदवी कहा, ठीक है। और इससे यहाँ तक ये प्रयुक्त होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पहचान नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? ये जो हिंदू शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? कोई धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। ये यहाँ के निवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ यहाँ के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, ना कि किसी धार्मिक पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, तीन जो थे यात्री उनके बारे में। तो पहला हो गया अपना अल-बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता का रिहला, जैसे अल-बरूनी की जो किताब थी उसका नाम था किताबुल हिंद, और जो इब्न बतूता है उनकी किताब का क्या नाम है? रिहला किताब का नाम है, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी देता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। इब्न बतूता की किताब का क्या नाम था? रिहला। ठीक है, क्या नाम था? रिहला। और किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। इसमें हमको जानकारी किस चीज की मिलती है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो ये जो इब्न बतूता था वो कहां से आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी मैंने 3 बोले इसके बारे में। इब्न बतूता की किताब इंपॉर्टेंट कौन सी है? रिहला। दूसरा, किस लैंग्वेज में लिखी गई है? अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है, ये इब्न बतूता आया कहां से था? मोरक्को से। ये देश ध्यान रखना कि कहां से आया था? मोरक्को से आया था। और ये मोरक्को कहां पर है? अफ्रीका में। जो मोरक्को है वो कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लाम कानून और शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। जन्म कहां पे हुआ? मोरक्को में। मोरक्को में एक जगह है तंजीर, वहां पे इसका जन्म हुआ था। और उसका जो फैमिली है वो एक नामी गिरामी फैमिली थी, शिक्षित फैमिली थी। ठीक है, वन ऑफ द एजुकेटेड फैमिली थी, बहुत ही शिक्षित फैमिली थी। और उसकी फैमिली को इस्लाम का जो कानून है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी। इसके अलावा शरिया, क्या होता है शरिया? शरिया के बारे में जो अगला चैप्टर है उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे भी थोड़ा सा बता देता हूं कि शरिया क्या होती है। शरिया एक किताब होती है, जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में बताया था महाभारत में, कि जो ब्राह्मणों ने एक ग्रंथ तैयार किए गए थे, ब्राह्मण सूत्र या ब्राह्मण शास्त्र कहा जाता था, जिसमें सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था कि क्या नियम कायदे होने चाहिए। उसी तरीके से इस्लाम में भी क्या है, नियम कायदों को तय किया गया है कि सामाजिक जीवन किस प्रकार से जिया जाएगा, उसके क्या नियम कायदे होंगे, उन सब के बारे में लिखा गया है। तो वो जो लिखने वाली जो किताब है जिसमें लिखा गया है, उस किताब का क्या नाम है? शरिया। इसमें क्या है, इसमें जो नियम लिखे हुए हैं उसके हिसाब से इस्लाम में सामाजिक जीवन व्यतीत करना होता है। ठीक है, तो ये जो इस्लाम में आप लोगों ने सुना होगा कि 4 विवाह अलाउड है, तो वो जो 4 विवाह है वो किसके अनुसार अलाउड है? वो शरिया के अनुसार अलाउड है, ना कि भारतीय कानून के अनुसार अलाउड है। ठीक है, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली। ठीक है, फैमिली इंटेलिजेंट थी, तो इब्न बतूता भी क्या था? इंटेलिजेंट था। उसने भी जो भी ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, इसके अलावा जो शास्त्रों के बातें, यानी यहाँ पे शास्त्र वो नहीं, ब्राह्मण शास्त्र नहीं, यहाँ पे जो शरिया इस्लाम के कानून, यहाँ की जो इस्लाम की जो पवित्र बुक होती है कुरान, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से इसने जानकारी एकत्रित कर ली। तो ये भारत कब पहुंचा? ये भारत पहुंचता है 1333 में। मध्य एशिया के रास्ते होते हैं इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयानशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब पहुंचा दिल्ली? भारत 1333 में। तो 1333 में ये इसको जाना तो कहां पे था? दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाने से पहले इसने क्या हुआ, दिल्ली का इसका कोई फिक्स नहीं था कि दिल्ली जाना है। ये क्या, इसने एक क्यूरियोसिटी थी, उसके जिज्ञासा थी कि मेरे को क्या है, भारत में जाना है। इसने क्या है, भारत के बारे में खूब सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, वहां पे काफी सांस्कृतिक महत्व है, काफी ऐतिहासिक महत्व है, इन सब के बारे में इसने सुना था। तो इस वजह से क्या है, जिज्ञासावश होके ये भारत आने के लिए बेबस हो जाता है और भारत आता है। तो ये मध्य एशिया होता हुआ भारत पहुंचता है।
पहले मध्य एशिया यानी चीन के ऊपर का जो भाग है मंगोलिया वाला, वो मध्य एशिया कहलाता है। वहां से ये भारत की तरफ आता है। ठीक है, भारत की तरफ जब आता है तो सबसे पहला कौन सा क्षेत्र आता है भारत में? तो भारत में जो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है सिंध प्रांत, यानी कि पाकिस्तान में जो अभी के समय में जो वर्तमान पाकिस्तान है उसका जो सिंध प्रांत है, वहां पे कौन पहुंचा? इब्न बतूता पहुंचा। कब पहुंचा? 1333 में। यहां पहुंचने के बाद इसने जो यहाँ का जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान, उसके बारे में सुना कि वो जो कलाकार जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए काफी दयाशील व्यक्ति है, उन लोगों को संरक्षण प्राप्त करवाता है। ठीक है, संरक्षण देता है। इस वजह से वो क्या करता है, सिंध से कहा जाता है मुल्तान, और मुल्तान और कच्छ के रास्ते हुए कहां पहुंचता है? वो दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो इब्न बतूता है वो कब पहुंचा? 1333 में। दूसरा क्वेश्चन है किस सुल्तान के समय में पहुंचा? तो उस समय कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके अगर वंश के बारे में भी बात करें तो जो वंश है वो कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ओके, आगे बढ़े। तो ये दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि काफी इंटेलिजेंट बंदा था, ये था या नहीं था? था ना। और शरिया के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि शरिया क्या है होती है, उसके नियम कायदे क्या है, उन सब के बारे में अच्छे से जानता था। तो इस वजह से जो सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या इसकी विद्वानता से प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होके उसने इसको दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, जज, जिसको जज बोलते हैं ना, जो फैसला देता है, ऑर्डर करता हुआ देता है ना आजकल। तो उस तरीके का जो जज होता है उसको उस समय किस नाम से जाना जाता था? काजी के नाम से जाना जाता था। तो जो सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित जो भी मामले उसके पास आते वो उसके न्याय करता। ठीक है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन होता था? जो राजा होता था वो ही क्या होता था? सुप्रीम कोर्ट होता था, यानी चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद हो गया। उसके बाद में क्या सब कुछ सही चलता रहा, जब तक दोनों के बीच में सही चलता रहा, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में सही चलता रहा, तब तक वो क्या था? काजी बना रहा। लेकिन बाद में क्या होता है? गफलत हो जाती है, दोनों के बीच क्या है? टकराव हो जाता है। वो टकराव क्या था उसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, एक मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। और जब मनमुटाव की स्थिति आ जाती है तो राजा से जब कोई भी मनमुटाव करता है तो राजा क्या करता था? उसको जेल में डाल दिया करता था। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो इब्न बतूता था उसका और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उन दोनों में आपस में गफलत हो जाती है, टकराव हो जाता है, और टकराव की वजह से उसको काजी के पद से हटा के कहाँ भेज दिया जाता है? कारागार भेज दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको पता चलता है कि वो गलत नहीं था, दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गफलत थी, वो गफलत दूर हो जाती है। और दूर होने के बाद में वो क्या करता है? उसको वापस से चीन जाने का आदेश देता है कि तुम चीन जाओगे, वहां पे मेरे एक राजदूत बन के जाओगे। लेकिन ये क्या करता है? कुछ अलग ही करता है। ठीक है, और वो अलग क्या किया? तो सबसे पहले तो ये क्या किया? कहा जाता है मालाबार तट जाता है। मालाबार तट कहां पर है? ये अपने भारत का मैप है ना। तो ये जो भारत में यहां पे केरल आता है, इस तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, वहां से फिर वो कहा जाता है, पहले ये मालाबार तट है, मालाबार तट से मालदीव जाता है। मालदीव क्या है? अपने जो हिंद महासागर है वहां पे स्थित है, यानी भारत के नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ स्थित है। वहां पे जाता है, वहां पे 18 महीने तक वो काजी के पद पे रहता है। कितने महीने? 18 महीने काजी के पद पे रहता है। और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? यहाँ आया, यहां से फिर कहाँ चला गया? श्रीलंका चला गया। ठीक है, श्रीलंका चला गया। ध्यान रखना कि जो इब्न बतूता है वो काजी के पद पे कहां रहा था? दिल्ली और मालदीव काजी के पद पे रहा था।
उसके बाद वो कहाँ चला गया, वापस मालावा तट आया। मालावा तट से वो वापस अपने जो रास्ता है, कहाँ जाना था उसको, चीन जाना था, और वो चीन पहुंच गया। लेकिन बाद में उसको क्या है, घर की याद आने लग गई, और घर की याद आने लग गई तो उसने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ है, घर जाना है। और वो घर कब गया, 1347 में वो वापस अपना जो घर था मोरक्को तेजियर, जहाँ पे वो वापस अपने घर चला जाता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आया है समझ में इब्न बतूता के बारे में, कोई दिक्कत? इसके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वन लाइनर, वो ध्यान रखना। जन्म कब कहाँ हुआ, तेजियर, तेजियर कहाँ है, मोरक्को में। और भारत कब आया, 1333 में। किस शासक के काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। इसने दिल्ली का क्या बना दिया, काजी बना दिया। उसके बाद में इसको जेल में डाल दिया। उसके बाद में कहाँ गया, ये मालावा तट गया। मालावा तट में से मालदीव गया, वहां पे भी इसको 18 महीने काजी बनाया। और उसके बाद में वो वापस अपने मालावा तट आता है, वहां से कहाँ चला जाता है, वापस से चीन चला जाता है। चीन जाने के बाद उसको याद आता है कि मुझे वापस घर जाना है, तो 1347 में वो वापस घर के लिए रवाना हो जाता है। तो ये था इब्न बतूता का परिचय। अब तीसरा जो भारत में आया हुआ जो फेमस यात्री था वो कौन था, फ्रांसिस्को बर्नियर। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। अच्छे से ध्यान रखना, इसके बारे में जनरली ये पूछा जाता है कि ये पेशे से क्या था। फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या था, चिकित्सक था। कई और लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में भारत आया था। ये ध्यान रखना इसका कि ये भारत कब आया था, किस शासन काल में आया था, तो मुगल काल में आया था। अल-बुरूनी जो है वो आया था 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता है वो 14वीं शताब्दी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और ये जो है फ्रांसवा बर्नियर, ये आया था मुगल काल के समय। सोलह से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। कितने साल रहा, 12 साल। किस से कहां तक, 1656 से 1668 तक। और किस पेशे से जुड़ा हुआ था, चिकित्सक था। तो चिकित्सक किसका था, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का ये क्या था, चिकित्सक था। पहले जब ये भारत आया था तो उसने क्या है, मुगल बादशाह शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था, यानी औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, उसका क्या था, चिकित्सक था। लेकिन बाद में क्या है, वो चिकित्सक का पद छोड़ देता है और मुगल दरबार के एक अमीर का क्या नाम था, दानिशमंद खान, उसके साथ में बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगता है। जब फ्रांसवा बर्नियर भारत आया तो क्या था, दारा शिकोह का चिकित्सक था। बाद में उसने अमीर दानिशमंद खान के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। ये वाली जो लाइन है अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि दारा शिकोह कौन था दारा शिकोह, शाहजहां का बड़ा बेटा। और इसका जो चिकित्सक था वो कौन था, फ्रांसवा बर्नियर। अब एक और चिकित्सक के बारे में एक और जो यात्री थे उसके बारे में बात करते हैं। ये शॉर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। ये दोनों यात्री जो थे फ्रांस से जरूर थे, इन दोनों ने कंपैरिजन जो किया है ना, उसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है। तो फ्रांसीसी जोहरी जो बेपिस्ट टेवेनियर, क्या नाम था, जो बेपिस्ट टेवेनियर। पेशा क्या था, प्रोफेशनल क्या था, जोहरी, यानी जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जोहरी कहते हैं। तो ये भारत में कम से कम 6 बार यात्रा की थी इसने, ये ध्यान रखना, इसका बहुत जरूरी है अच्छे से। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो फ्रांस से। भारत कितनी बार यात्रा करी, 6 बार यात्रा करी।
और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, कि इसने विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। क्वेश्चन ये बनता है कि ईरान ओटोमन एम्पायर से या ओटोमन साम्राज्य से या ईरान के साथ भारत की तुलना किसने करी थी, तो वो करने वाला कौन था, बेपिस तेवनियर। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से कि जो भारत की जो तुलना करी थी किससे करी थी, ईरान से। और ओटोमन साम्राज्य, ये जो ओटोमन साम्राज्य है वो कहां का साम्राज्य था, तुर्की का साम्राज्य। तुर्की का जो साम्राज्य था उसको हम ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या है, भारत की जो तुलना करी थी वहां से करी थी। एक और जो थे अभी यात्री जिन्होंने फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी भारत की तुलना करी थी। वो कहां से करी थी, यूरोप से करी थी। तो जनरली बच्चे कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं, दोनों जो है फ्रांस के हैं, नाम दोनों का लगभग एक जैसा है, तेवनियर बर्नियर। ठीक है, तो दोनों ने तुलना करी थी, तो तुलना में ही क्या है डिफरेंस आ जाता है कि जो भारत की तुलना यूरोप से करी थी वो करने वाले थे फ्रांसवा बर्नियर, और भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य के साथ करी वो थे तेवनियर। ये ध्यान रखना बच्चों अच्छे से। यह भी मैंने बताया पूर्व और पश्चिम से तुलना बर्नियर के बारे में। ये वाली जो बातें हैं वो बर्नियर के बारे में है। लास्ट स्लाइड में जो मैंने बताया वो तेवनियर के बारे में है, वो बस थोड़ा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की और उसने जो देखा वो विषय के बारे में लिखा। सामान्यतः वह भारत में जो भी देखता उसकी तुलना कहां से करता, यूरोप की स्थिति से करता। इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया तुलना का, दोनों ने तुलना करी थी, इसने यूरोप से करी, उसने ओटोमन एम्पायर से करी। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस 14 के साथ, ध्यान रखना इन्होंने अपनी जो कृति थी यानी जो अपना ग्रंथ जो लिखा, और ग्रंथ का क्या नाम था वो मैं आपको बताता हूं आगे, उसका क्या नाम था जो भी है, किसको, किस शासक को समर्पित करी, लुईस 14 को समर्पित करी। और इन्होंने क्या है, भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। इन्होंने क्या है, सबसे ज्यादा जो भारत की जो बुराई करी है वो इन्होंने ही करी है कि जो भारत की जो कंडीशन है वो क्या है, बेकार कंडीशन थी। बाकी जो दो यात्री थे उन्होंने भारत की कंडीशन ऊपर बताई है, जबकि इन्होंने क्या है, भारत की स्थिति को अपने यूरोप से नीचे बताया है कि इसकी स्थिति क्या थी, दयनीय स्थिति थी। बर्नियर के कार्य को फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इटालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। अभी मैंने बताया इन्होंने क्या है, अपनी कृति किसको डिवोट कर दी थी, जो लुईस 14 थे उनको कहा था, उनको डिवोट करी थी। लुईस 14 ने ये आदेश दिया कि इनकी जो भी यात्रा वृत्तांत है उसको लिखा जाए, उसको प्रकाशित किया जाए, पब्लिश किया जाए। तो इनका जो पब्लिकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1670-71 में। और अगले 5 सालों में ही जो फ्रेंच भाषा थी उसके अलावा भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद छपने स्टार्ट हो गया। कौन कौन सी भाषा थी, अंग्रेजी, डच, जर्मन और इटालवी भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। इसके अलावा 1670 से लेकर 1725 तक इसका वृत्तांत फ्रांसीसी भाषा में 8 बार पुनर्मुद्रित हो गया। जो सबसे पहले जो इसका जो लिखा गया था वो ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, इनकी जो बुक का नाम था वो था ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, उसका 8 बार रीपब्लिश कर दिया गया। इसका जो भी संस्करण आता, एडिशन आता, वो हाथों हाथ बिक जाता, उसको वापस से क्या है, प्रिंट करना पड़ा। और वो कितनी बार हुआ, 8 बार। और इसका अनुवाद का जो संस्करण है वो अंग्रेजी में 3 बार जो था वो पुनर्मुद्रित हो चुका था। ठीक है, तो ये था फ्रांसिस्कोस बर्नियर के बारे में। इन्होंने तुलना कहां से करी है, यूरोप से करी है, और ये बताया है कि जो भारत की स्थिति है वो क्या है, दयनीय स्थिति है। और इनकी जो बुक है उसका नाम था ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, बुक का नाम याद रखना, द ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर।
तो आगे बढ़े। आगे वापस से अल-बिरूनी के बारे में बात की गई है और क्या कहा गया, अपरिचित संसार की समझ अल-बिरूनी और संस्कृतवादी परंपरा के बारे में। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अल-बिरूनी को समझने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, यानी या अल-बिरूनी की जो बाधाएं थी वो क्या थी और उनसे उन्होंने किस प्रकार से उनको पार किया। ठीक है, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। तो अल-बिरूनी ने जो बाधाएं आई वो कौन सी थी, उन पर विजय किस प्रकार से प्राप्त करी, उनके बारे में बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। अल-बिरूनी ने अपना क्या है, एक उद्देश्य डिसाइड कर रखा था कि मुझे क्या करना है और उसमें आने वाली जो बाधाएं थी उसके बारे में भी वो जानता था। जैसे सपोज करो आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि मुझे 12th में 90% लाने हैं। ठीक है, 90% लाने हैं और 90% लाने के लिए आप लोगों को क्या है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी आप लोगों के सामने उन सबको भी आप जानते हो कि मुझे नींद भी आएगी पढ़ूंगा तो, थकावट भी होगी और घर वाले भी डिस्टर्ब करेंगे, मेहमान भी आते हैं, ये सब होगा वो होगा, सब आप जानते हो। लेकिन फिर भी आपने क्या है डिसाइड कर रखा है कि मुझे 90+ लेके आने हैं और वो किस तरीके से लेके आऊँगा, इन बाधाओं को कैसे दूर करूँगा, वो सब के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो वही बात अल-बिरूनी के साथ थी। अल-बिरूनी उसने कई अवरोधकों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। उसने कई बाधाओं के बारे में बात करी। तो वो क्या क्या थी, पहला जो अवरोधक था वो क्या थी, भाषा। ठीक है, अल-बिरूनी कहाँ से था, ख्वारिज़्म से, और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, अरबी भाषा। ठीक है, अपनी जो किताब लिखी उसने किस में लिखी, अरबी में लिखी थी। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी थी, अरबी भाषा थी। और भारत में जो बोली जाती थी वो संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये भाषाएं बोली जाती थी। तो पहला जो अवरोधक है वो क्या था, भाषा का। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से उतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसने ये कहा कि जो फारसी और अरबी और संस्कृत ये 3 लैंग्वेज तीनों क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी बिल्कुल जैसे एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो उसी तरीके से ये जो 3 लैंग्वेज थी तीनों क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन इनको अनुवाद करना एक बहुत टफ काम हुआ करता था। उसके अनुसार चिन्हित दूसरा अवरोधक धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। पहला तो क्या हो गया, भाषा, दूसरी धर्म और प्रथाएं, यानी जो रीति रिवाज जो चलते हैं, कौन कौन से धर्म थे, कौन कौन से रीति रिवाज थे, उनसे संबंधित जो था उसके लिए दूसरा अवरोधक हुआ करता था। तीसरा अभिमान, जो तीसरा था वो क्या था, अभिमान था। और अभिमान क्या होता है उसके बारे में बात करें। यहाँ रोचक बात यह थी कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी पूरी तरीके से ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। तीसरा जो था वो था अभिमान। और इन सब के बावजूद भी उसको क्या लगता था कि ये जो समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो ब्राह्मण कृतियाँ थी, और जनरली आप जानते हो जो ब्राह्मण कृतियाँ है वो क्या लिखी जाती है, संस्कृत में, प्राकृत, पाली में लिखी गई थी। दूसरी बात, उसमें धर्म से संबंधित बातें हुआ करती थी। तीसरा, उसमें अभिमान रहता था कि आपने जो पहला जो चैप्टर थे उसमें मैंने बताया जो 4 वर्ण बताए गए थे, उन चारों वर्णों में ब्राह्मण थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो ये बातें उनके लिए क्या थी, वो लिखी हुई थी उनमें। तो इस वजह से तीनों अवरोधक होने के बावजूद भी उसको क्या है, उनकी कृतियों पे, ब्राह्मणों की कृतियों पे ही निर्भर रहना पड़ा। इसके लिए उसने क्या किया, वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां, मनुस्मृति आदि के अंश जो थे उनको भी पढ़ा, उनसे संबंधित जो तथ्य थे उनको जानने की कोशिश करी। अब बात करें जाति व्यवस्था के बारे में,
तो जो अल-बरूनी था वो भारत में जो जाति व्यवस्था थी उससे परिचित हो गया था और उसने ये बताया ये कोई नई बात नहीं है, जो जाति व्यवस्था जो बनाई गई है वो कोई नई बात नहीं है, हमारे वहां पे भी क्या है जाति व्यवस्था बनाए रखी है और लेकिन क्या है एक तरीका अलग है। भारत में जो जाति व्यवस्था है वो जन्म आधारित है, हमारे यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है वो कर्म आधारित है, बस फर्क इतना है। अल-बरूनी के अन्य समुदाय में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने में और व्याख्या करने का भी प्रयास किया और इसने प्राचीन फारस में, जो फारस का मतलब होता है कि जो ईरान इराक का जो एरिया है वहां पे भी क्या था, 4 सामाजिक वर्ण बनाए गए थे और वो कौन कौन से थे। पहला वर्ण जो था वो था घुड़सवार और शासक वर्ग का, ठीक है, जो घुड़सवार यानी जो घोड़े चलाने वाले जो लोग होते हैं, सैनिक जो लोग होते हैं वो, और शासक वर्ग, ठीक है। दूसरा भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित, भिक्षु यानी जो मैंने चौथे चैप्टर में बताया जो मांग के जो खाते हैं, भिक्षा मांग के जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है। और अनुष्ठानिक पुरोहित यानी जो पंडित वगैरह ब्राह्मण वगैरह होते हैं जो अनुष्ठान पूर्ण करते हैं आहुति दे के, तो उनको क्या कहा जाता है, अनुष्ठानिक पुरोहित कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा ग्रुप था वो कौन सा था, इनका था। तीसरा ग्रुप चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और साइंटिस्ट, इनका ग्रुप हुआ करता था। और चौथा कृषक और शिल्पकार का, यानी जो खेती करने वाले जो लोग, किसान वर्ग और शिल्पकार, जो भी चीजें बनाते हैं जैसे चाहे मूर्तिकार हो, चाहे सुनार हो, लोहार हो, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके शिल्पकार में आ जाते हैं। तो इस तरीके से फारस में सामाजिक वर्णों में 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। वो ये दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत और फारस जो था दोनों जगह क्या है, सामाजिक भिन्नताएं जरूर थी, लेकिन वर्ग के मामले में वहां पे भी सामाजिक वर्ण बांटे जाते थे, यहाँ पे भी सामाजिक वर्ण बांटे जाते हैं, लेकिन दोनों का फर्क इतना है कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म आधारित हुआ करती थी, फारस में वो चीजें कर्म आधारित हुआ करती थी। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उसमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में ही होती थी। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्लाम धर्म है उसमें सबको एक माना गया है, किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं रखा जाता, केवल जो धर्म को मानने का जो तरीका है, उनकी जो है पूजा पाठ या परंपराएं जो है उनमें ही भिन्नता पाई जा सकती है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। जो जाति व्यवस्था थी वो इन्होंने माना कि यहाँ पे भी है, हमारे फारस में भी है, ये बात मान ली, लेकिन इन्होंने एक बात को नहीं माना। जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हम शुद्धिकरण कर देते हैं किसी भी चीज का, अगर वो अछूत या खराब हो जाती है तो उसका क्या है, मंत्रोच्चार करके शुद्ध कर दिया जाता है। तो वो क्या है, उस चीजों को अस्वीकार करता था कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो चुकी है उसको दोबारा से शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। अभी पढ़ा अल-बरूनी के बारे में, अल-बरूनी का इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी जो समस्याएं थी वो दूर हो गई। जो अल-बरूनी की जो बाधाएं और उनको किस प्रकार से उसने समझने की कोशिश करी, उन पर विजय कैसे प्राप्त करी, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना आप, है ना। अब बात करते हैं इब्न बतूता के लिए। इब्न बतूता की 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उन्होंने क्या है, भारत में 2 ऐसे फल देखे, फल तो क्या कहोगे, एक तो क्या नारियल और दूसरा पान, इन दोनों के बारे में काफी वो अचंभित रह गया, शॉक्ड हो गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मानव सिर के जैसे गिरीदार फल यानी नारियल के बारे में। तो जो इब्न बतूता है वो नारियल के बारे में क्या कहता था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो उसने कहा ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। उसने नारियल का जो वृक्ष जो देखा ना, वो उसको क्या है, शॉक्ड हो गया, विस्मयकारी हो गया, यानी बहुत सरप्राइज हो गया कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, अनोखा और एक विस्मयकारी है। ये हूबहू किसका वृक्ष है, खजूर का वृक्ष है।
ध्यान रखना, किससे कंपेयर किया नारियल को? खजूर के साथ। बस दोनों में क्या बताया कि दोनों में एक अपवाद है। वो क्या है? एक तो देता है काष्ठ फल, यानी काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी का फल। ठीक है। अब जब नारियल देखते हो तो नारियल को जब वो जो ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, वो जो रेशेदार होते हैं ना, उसको हटाते हैं। हटाने के बाद जो निकलता है ना, वो बिल्कुल लकड़ी की तरह होता है ना, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? काष्ठ फल कहा जाता है। और दूसरे से क्या मिलता है? खजूर मिलते हैं। इसने नारियल की जो कंपैरिजन किया है वो किससे किया है? खजूर के वृक्ष से। दोनों में एक अंतर बताया, एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसने जो नारियल की जो तुलना करी है वो करी है मानव सिर के साथ में। जो हमारा जो सर है उसके साथ में इसने कल्पना करी है। जैसे उसका ऊपर का कवर होता है जो रेशेदार, तो वैसे ही हमारे क्या है? बाल है। उसके बाद में जो आप इसका हटाते हो तो बीच में 3 वो डॉट दिखाई देते हैं ना, तो वो 3 हमारी नेत्र और यहाँ पे आँख, नेत्रों के से उसने किया है। ठीक है, नेत्र और मुख के साथ उसका क्या है? कंपैरिजन किया है। ठीक है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया उसमें मानो 2 आंखें और एक मुख। बीच में आप जब देखते हो ना, तो जो उसको छीलने के बाद में ऊपर का जो कवर है रेशेदार, उसको उठाओगे तो एक तरफ क्या है? उसमें 3 डॉट बने हुए दिखाई देंगे। तो उन 3 डॉटों में से 2 डॉट तो अपनी आंखों के साथ कंपेयर किए, तीसरा डॉट हमारा जो मुख है उसके साथ कंपेयर किया है। अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और अंदर का जब भाग हरा होता है तो वो कैसा दिखता है? मस्तिष्क के जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। और जो अभी मैंने बताया उसका ऊपर के जो लेयर होती है उसमें क्या रेशेदार होते हैं ना, उसकी कंपैरिजन किससे करी? तुलना किससे करी है? हमारे बालों के साथ उससे तुलना की है। ये इससे रस्सी भी बनाते हैं ना। नारियल की रस्सी बनती है, नहीं बनती? जो ऊपर का जो रेशा होता है उसको जोड़ जोड़ के क्या है? रस्सी बनाई जाती है, और बहुत ही मजबूत रस्सी बनती है वो। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाजों को सीलते हैं। जो जहाज होते थे ना, उनको सीलने का काम किससे किया जाता था? इसकी जो नारियल की जो रस्सी बनती है उससे किया जाता था। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जब मकान वगैरह बनाया जाता है, तो जब मकान के में जो ऊपर वो चढ़ने के लिए मजदूर, ऊपर हाइट में चढ़ने के लिए मजदूर वो जो बांस वगैरह को बांधते हैं ना, तो वो नारियल की रस्सी का ही प्रयोग करते हैं। वो ये कहते हैं नारियल की रस्सी सबसे मजबूत रस्सी होती है। इसी वजह से वो लोग क्या करते थे? वहां पे जहाज को सीलने के लिए, जहाज को कवर करने के लिए वहां पे कील वगैरह नहीं ठोका करते थे, उसमें रस्सियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते थे ना, अभी भी बनाते कई लोग। जब उसका ऊपर का कवर होता है ना, तो उसको एज ए स्क्रब, जो जूना हम लोग बोलते हैं ना, जूना स्क्रब, उसकी तरह काम में लिया जाता है। उससे बर्तनों को साफ किया जाता है, करते हैं ना, तो वो उस टाइम में भी किया करते थे। अब दूसरा उसके लिए जो शौक जो था वो क्या था? पान। कि ये क्या होता है? ये फल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, तो ये क्या होता है? उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा था उसने? तो पान एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। अंगूर का क्या है? एक जो फ्रूट निकलता है ना, जो फल बनता है अंगूर, जो अंगूर लगता है वो एक लता के ऊपर लगता है। लता यानी जिसको अपन जैसे मनी प्लांट की जो बेल होती है ना, उसी तरीके से अंगूर की एक बेल होती है, उस पर अंगूर लगते हैं। तो उसी प्रकार से इसने कहा, कंपैरिजन किया है कि जो पान है वो किस पे लगता है? एक लता पे लगता है, अंगूर की लता की तरह उस पे लगता है। पान का कोई फल नहीं होता। पान में कोई फल होता है क्या? नहीं होता। केवल जो पत्ते होते हैं उसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं। इसमें केवल पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। पान को किस लिए उगाते हैं? केवल पत्तियों के लिए ही उगाते हैं। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती। आप सब लोगों ने जनरली देखा होगा कि पान खाते रहते हैं कई लोग, तो उसका जो बनाने का तरीका है ये होता है कि जो पत्तियां होती है, पान की जो पत्ते होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, चौड़े, लगभग 1 हाथ जितने होते हैं, उस पर क्या है, ऊपर वो सुपारी डाली जाती है, और उसमें कुछ गुलकंद वगैरह जो भी आपको टेस्ट के हिसाब से, जो भी आजकल तो क्या फ्लेवर आ गया, तो उसके हिसाब से जो भी आप फ्लेवर डाल के उसको मुंह में रखते हो, और धीरे धीरे क्या है उसको चबाते हो,
और जो सुपारी होती है उसके टुकड़े इतने बारीक कर लिए जाते हैं ताकि उसको खाने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको पान को प्रयोग में लिया जाता था। यह जायफल जैसी ही होती थी, इसे जब तब तक तोड़ा जाता था जब तक इसके टुकड़े नहीं हो जाए। ठीक है, मैंने अभी बताया सुपारी को क्या है तब तक तोड़ा जाता था कि जब तक वो क्या हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। इन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता था, मुंह में रख के चबाते थे और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता था। ठीक है, पान खाने का जो तरीका है वो क्या होता है कि उस पर पहले वो सुपारी डाली जाती है, उसको मुंह में रखा जाता है और जो सुपारी होती है उसको पत्तियों समेत धीरे धीरे चबाया जाता है और उससे धीरे धीरे टेस्ट आता है। तो ये पान खाने की क्या थी, विधि थी। और ये उसके लिए इब्न बतूता के लिए क्या था, एक शौक था कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये था पान के बारे में जो इब्न बतूता काफी शौक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इब्न बतूता और भारतीय शहरों के बारे में। कि जो इब्न बतूता था वो उसको जो दो चीज़ें थी वो तो काफ़ी शौकपूर्ण लगी, लेकिन जो शहर थे वो कैसे लगे उसके बारे में, वो क्या सोचता था उसके बारे में जाने। तो इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा और साधन कौशल था। इसने ये कहा है भारतीय जो शहर है वो क्या है, अवसरों से भरपूर है, यानी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा है जो काम करना चाहता है, अपने जो टैलेंट है उसको दिखाना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों से भरपूर है कि वो काम कर सकता है यहाँ पे आके। अभी जैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन जिसने ये सोच रखा कि मेरे को काम नहीं करना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को पास हूँ या फेल हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो ये चाहता है कि मेरे को किसी भी तरीके से 90+ लेके आने हैं, तो वो क्या है, उसको यहाँ पे जो है लंदन शहर पे आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलेगी। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों के होने से विध्वंस के कारण। ये जो भारतीय जो शहर थे वो जनरली क्या थे, आबादी वाले थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हो गया वो, या कोई अभियान चलाया गया है कि जैसे किसी आक्रमणकारी ने कोई अभियान चलाया है, उसकी वजह से क्या है यहाँ पे दिक्कत हुआ करती थी, बाकी आबादी क्या है यहाँ पे बहुत हुआ करती थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें और चमक दमक और रंगीन बाजार हुआ करते थे। इब्न बतूता ने यह कहा है कि जो आबादी थी वो शहरों में ज़्यादा थी। इसके अलावा बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में भीड़ वाली सड़कें होती थी, चमक दमक हुआ करती थी और रंगीन बाजार हुआ करते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता था। यहाँ के इब्न बतूता के अनुसार जो सबसे बड़ा जो शहर था वो कौन सा था, दिल्ली हुआ करता था। ठीक है, और इसकी आबादी भी जो थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इब्न बतूता ने एक और शहर है उसके बारे में चर्चा करी है, वो है दौलताबाद। एक जो शहर है वो है दौलताबाद, एक है दिल्ली। दिल्ली के बारे में ये कहा है सबसे बड़ा शहर है, सबसे घनी आबादी वाला शहर है। दूसरा जो शहर है वो कौन सा है, दौलताबाद। इसके अलावा बाजारों को क्या बारे में क्या कहा है उसके बारे में बात करें। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र हुआ करते थे। जनरली ये माना जाता है कि जो बाजार है वो क्या है, आर्थिक विनिमय के क्षेत्र है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, कि मैंने ये पेन लिया उसके बदले मैंने क्या है, पैसे दिए, तो क्या है, चेंज एक्सचेंज हुआ ना। तो बाजार जो है क्या है, केवल एक्सचेंज का ही माध्यम नहीं है, विनिमय का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ पे सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। वो कैसे, हर बाजार में एक मंदिर और एक मस्जिद हुआ करते थे, वहाँ पे अपने जो भी कलाकार है वो अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह संस्कृति का ट्रांसफर हुआ करता था। जैसे अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था
और उनमें कम से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित हुआ करते थे। जो भी मंदिर मस्जिद होते थे वहां पे गायक, नर्तक जो भी होते थे वो अपने परफॉर्मेंस दे सकते थे, लोग बाग देखते, तो उससे क्या है, एक्सचेंज होते थे, अपनी जो संस्कृति थी उसका प्रदर्शन करते थे वो लोग। अब संचार की अनूठी प्रणाली के बारे में बात करें कि जो यहाँ पे जो उसने संचार के बारे में देखा कि संचार का जो तरीका है वो किस प्रकार का था, उसके बारे में बात करें तो भारत में संचार से लेकर 2 प्रकार की प्रणालियां फेमस थी। एक थी घुड़सवार, दूसरी थी पैदल सैनिक। ठीक है, जनरली क्या होता था कि अगर कोई ऐसा संदेश है जो तेजी से पहुंचना चाहिए तो उसके लिए क्या है, घुड़सवार का प्रयोग किया जाता था। घुड़सवार अब जो भी संदेश है उसको लेके जाते और आगे जो घुड़सवार होता था उसको देते और वो क्या है, गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते थे। दूसरा होता था पैदल सैनिक। जो पैदल सैनिक है वो लेके दौड़ता था और उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, छड़ी में क्या है, घंटी लगी हुई रहती थी ऊपर की तरफ, और दूसरे हाथ में जो भी संदेश होता था उसको लेके उसकी क्षमता अनुसार वो तेज गति से दौड़ता, आगे उसका जो दूसरा संदेश वाहक है वो इंतजार करता और इस तरीके से संदेश को क्या है, गंतव्य तक पहुंचाया जाता था। तो ये बात ध्यान रखना, 2 तरीके के भारत में संचार प्रणाली थी। एक थी घुड़सवार जिसको उलुक के नाम से जाना जाता था, दूसरी थी पैदल सैनिक जिसको दावा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक थी पहली अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक के कहा जाता था और हर 4 मील की दूरी पर वह स्थापित राजकीय घोड़ों के द्वारा चालित होता था। उलुक में क्या होता था कि जैसे ये है एक जगह ए, यहां पे ये खड़ा है घुड़सवार, यहां पे ए और यहां पे बी और यहां पे सी, तो यहां से ये क्या करता, यहां तक चलता, यहां तक चलता और ये क्या है, इसको संदेश दे देता, जो भी मैसेज होता वो इसको दे देता और फिर ये क्या करता है, इसको आगे लेके जाता और इस तरीके से क्या है, वो आगे से आगे चलता रहता है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती, 4 मील की दूरी हुआ करती थी। ठीक है, सब जो भी थे घुड़सवार वो कितने मील की दूरी पर हुआ करते थे, 4 मील की दूरी पर हुआ करते थे। अब बात करें आगे दावा के बारे में। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवस्था होने थे, उसे दावा कहा जाता था और यह है 1 मील पर 1/3 होता था। अब हर 3 मील पर एक घनी आबादी वाला एक गांव होता था जिसे 3 मंडप। लगभग क्या है, दावा जो पैदल सैनिक होते थे, उन जो डाक लेके जाते थे उनको क्या कहते थे, दावा। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे जैसे 4 मील है ना, तो वहां पे क्या होती थी, 3 मील हुआ करती थी। ठीक है, वहां पे क्या होती थी, 3 मील हुआ करती थी दूरी। जो डिस्टेंस जो होता था 2 सैनिकों के बीच में, 2 दावाओं के बीच में, उसको क्या कितना होता था, 3 होता था, 3 मील का होता था। जबकि घुड़सवारों में कितना होता था, 2 घुड़सवारों के मध्य 4 मील का डिफरेंस हुआ करता था। और ये लोग क्या करते थे, जो दावा जो होते थे ना, पैदल सैनिक, ये एक हाथ में क्या छड़ी रखते थे ऐसे, ये जैसे मैंने मार्कर ले रखा है वैसे ये लोग क्या छड़ी रखते थे और इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उस पे जैसे आप लोग घुंघरू बोलते हैं ना, घुंघरू टाइप में कुछ घंटी वगैरह लेके रखते थे और दूसरे हाथ में क्या है, जो भी आपका मैसेज रहता था वो रखते थे और ये बहुत तेजी से बकते थे। और जैसे तेजी से बकते ऊपर रखने की वजह से ये क्या होता, घंटी बार बार बजती रहती थी, हवा की वजह से ये घंटी बजती थी। तो जब वो दूसरी जगह पे पहुंचता ना, जैसे यहां से बी की तरफ गया, तो जब बी की तरफ पहुंचने वाला होता था तो जो दूसरा दावा है वो क्या है, पहले से सतर्क हो जाता था कि कोई डाक लेके आया, मेरे को सतर्कता पूर्व वहां तक पहुंचना है, तो वो तैयार हो जाता और फटाफट उसके आते ही वो वापस से भागना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, उनमें प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी हुई होती थी। ठीक है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता तो एक हाथ में पत्र, दूसरे हाथ में घंटियों से छड़ को वह क्षमता अनुसार तेज भागता। अभी मैंने आपको बताया, मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते ही वह तैयार हो जाते। ठीक है, यहाँ से जैसे ए से
यहाँ पे पहुंचने वाला होता था तो वो पहले से घंटियों की आवाज़ सुन के वो तैयार रहता और जैसे आता उसे हाथ से लिया और संदेश आगे भगना स्टार्ट कर देता था और इस प्रकार से वो क्या है गंतव्य तक चीज़ों को पहुंचा दिया करते थे। ये थी इब्न बतूता के बारे में। अब बात करते हैं वापस से फ्रांसिस बर्नियर के बारे में कि फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के बारे में क्या चीजें कही है। तो बर्नियर और अब विकसित पूर्व के बारे में बात करते हैं। जो बर्नियर का जो ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से, ये वाला जो चीज है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना कि इसके किताब का क्या नाम था। फ्रांसवा बर्नियर की जो किताब थी उसका क्या नाम था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इसमें यहाँ के बारे में उसने काफी डिटेल में लिखा है। उसके यात्रा वृत्तांत में की गई चर्चा मुगल इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। इसने जो मुगल एम्पायर के बारे में लिखा है और तो उसने ये कहा है कि उसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की काम किया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता है और सामान्यतः यूरोप को श्रेष्ठता रेखांकित करता है। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि तुलना के बारे में, तो ये क्या है, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ता, उसके बारे में जानता और लिखता, और लिखते समय वो क्या है कंपैरिजन करता, तुलना करता, किसके साथ में, यूरोप के साथ में, और फाइनली जो कंक्लूजन निकालता, निष्कर्ष निकालता, तो वो ये कहता कि जो यूरोप की जो स्थिति है वो क्या है, अच्छी है, और मुगल जो है वो क्या है, नीची स्थिति में है। अब बात करते हैं भूमि स्वामित्व के प्रश्न पे। जनरली ये हुआ करता था, मुगल जो साम्राज्य है उसमें ये माना जाता था जो उपलब्ध सोर्स है उसके अकॉर्डिंग कि जो जमीन हुआ करती थी, पूरा जो राज्य है उसमें जो जमीन हुआ करती थी उसका जो मालिकाना हक है वो किसका होता था, राज्य का होता था, शासक का होता था। वहां पे जो काम करने वाले जो किसान वर्ग है उनका किसी भी प्रकार से जमीन पर कोई हक नहीं हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पे जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए जो वर्ग था, कृषक वर्ग था, वो किसी प्रकार की कोई अच्छी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाता था, कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसको क्या है मालिकाना हक नहीं था। तो वो क्या है प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहता था, उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको जो मिलेगा वो उस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है उसमें कंपैरिजन बताया है भूस्वामित्व के आधार पे। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल तुलना में एक भारत की निजी भूस्वामित्व का अभाव था। ठीक है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, भूस्वामित्व का। तो यहाँ पे निजी भूस्वामित्व नहीं था, सरकार का होता था, यानी शासक का हुआ करता था। इसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। ठीक है, मुगल एम्पायर में जो भूमि पर जो राज हुआ करता था, मालिकाना हक होता था, वो शासक का होता था। इस वजह से इसने ये कहा है कि जो निजी स्वामित्व नहीं होगा ना, तो वहां पे क्या है, राजा और रहने वाले जो लोग हैं दोनों के लिए हानिकारक होगा। वो क्यों होगा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी की कोई जमीन नहीं है तो वो पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाएगा, और राजा भी क्या करेगा, उसको जबरदस्ती फोर्स वगैरह कर कुरा के भी क्या है उससे वो पैदावार नहीं बढ़ा पाएगा। और जब पैदावार नहीं बढ़ेगी तो उससे क्या है, इनकम भी नहीं बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तब ही तो उसका जो राजस्व है वो बढ़ेगा, और राजस्व बढ़ेगा तो तरक्की होती है, विकास होता है। तो ये क्या है, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट और सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इसका मानना यह था बर्नियर का कि जो भूस्वामित्व है वो किसका था, केवल राजा का था, शासक का था। जो बादशाह जो हुआ करते थे ना मुगल एम्पायर में जो राजा वगैरह नहीं बोलते थे, बादशाह कहा जाता था उन लोगों को। तो जो बादशाह होता था उसका स्वामित्व होता था, और वो अपने इच्छा के अनुसार जो भी उसके कोर्ट में जो
अमीर हुआ करते थे, उसके दरबार में जो अमीर हुआ करते थे उनमें वो बांट देता था। इससे क्या होता था कि अर्थव्यवस्था पे काफी नुकसान होता था। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया पैदावार होगी तो रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आएगा तो विकास होगा, तो विकास नहीं हो रहा था वहां पे। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं 17वीं शताब्दी में अधिकांश यात्रियों ने वृत्तांतों में मिलता है। ये बात केवल बर्नियर ने नहीं कही कि जो भूस्वामित्व का, बल्कि इस समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में जो भी यात्री आए उन्होंने भी क्या है इस बात का जिक्र किया है कि जो भूस्वामित्व है वो निजी नहीं था, इस वजह से आर्थिक परिणाम हानिकारक हो रहे थे। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर यह तर्क देता था कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पेन है, सपोज करो ये पेन है, अब इसका अगर मैं मालिक हूं तो मैं क्या है इसकी केयर करूंगा। अगर मैंने इस पर पैसा खर्च किया है तो मैं इसकी केयर करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास चल सके, और हो सकता है कि आने के मेरे बाद में मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसको क्या है यूज़ में ले सके। ठीक है, इस तरीके से केयर करूंगा। लेकिन सपोज करो क्या इस पेन के मालिक मैं ना हो के कोई और हो, तो केवल मेरे को यूज़ करने के लिए दे रखा है, तो मैं इस पर ये इस तरीके से देखूंगा कि केवल इसमें मेरा काम निकल जाए, मैं लिख रहा हूं ठीक है, बाकी मेरे बाद क्या हो क्या नहीं हो उसका मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसमें बस मेरा क्या है लिखा हुआ ठीक हो जाए और कुछ मतलब नहीं है। उसी तरीके से जमीन के बारे में बात होती है। अगर जमीन पे मालिकाना हक खुद का होगा तो वो क्या है अपने बच्चों को देने के लिए आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग उस पर निवेश करते हैं, पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब पैदावार बढ़ाएंगे तो उस ज़मीन की क्या है वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो उसमें क्या है नुकसान होगा। तो यहाँ पे यही था कि जो भूस्वामित्व राजकीय था, तो इस वजह से जो भूमि है वो किसान वर्ग अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, तो इस वजह से वो किसी प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाने की बारे में निवेश नहीं करते थे। ठीक है, इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता था, और जो एक बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली वर्ग जो अल्पसंख्यक होते थे के द्वारा अधीन बनाया गया था। तो इसने ये कहा था कि भारत में दो ही वर्ग है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें दो ही वर्ग है, एक तो ऊपर ही ऊपर यानी जो शासक वर्ग, और शासक वर्ग क्या होता था अल्पसंख्यक होता था, और दूसरा नीचे वाला बिल्कुल टॉप वाला जिसको दरिद्र माना जाता था, गरीब माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का भूस्वामित्व नहीं था। इसके बीच में किसी भी प्रकार का, जैसे अपन आज के टाइम पे कहते हैं ना मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इस तरीके से कहते हैं ना, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अपर क्लास था और लोअर क्लास था, बीच के जो क्लास होते ना वो नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों ने क्या है गुलाम बना रखा था उनको, और उनपे जो भूस्वामित्व वगैरह का हक नहीं दे रखा था। इस वजह से गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र ही कोई सामाजिक समूह नहीं था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। ठीक है, मिडिल क्लास वाले लोग नहीं हुआ करते थे। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका राजा तो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है, तथा इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खास खराब हवा के से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था राजकीय भूस्वामित्व। राजकीय भूस्वामित्व की वजह से इसने क्या कहा है कि यहाँ का जो राजा है वो कैसा है, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। ठीक है, भिखारी कौन हो गए? जो गरीब जो किसान वर्ग थे वो क्या हो गए भिखारी, और क्रूर कौन हो गए? जो अमीर लोग थे वो इन पे क्रूरता करते थे। तो राजा कौन हो गया? भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा हो गया। यहाँ के जो शहर थे वो कैसे हो गए? खराब हवा वाले शहर हो गए, दूषित हवा वाले शहर हो गए, और जो खेत थे वो कैसे थे? झाड़ीदार और घातक दलदल हो गए।
ठीक है। झाड़ीदार क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेती चाहे कैसी भी हो, उस पर उनको कोई खास प्रॉफिट होता नहीं था कि पैदावार बढ़े तो ठीक है, ना बढ़े तो ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं था। जब तक किसी को अपना स्वार्थ नहीं मिलता ना, तब तक वो किसी चीज़ पे काम नहीं करता। तो वहाँ पे उनको कोई स्वार्थ नहीं था, निजी स्वामित्व नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने भूमि पे किसी प्रकार का काम नहीं किया, और तो उस वजह से उसको क्या नाम दिया इन्होंने? झाड़ीदार और घातक दलदल का नाम दिया। जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं नहीं उग सकते, झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, कांटेदार होते हैं, उससे पैदावार नहीं आती। आश्चर्य की बात है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह अंकित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। लेकिन बाकी सारे जो है उन्होंने तो ये कहा है दस्तावेज कि जो स्वामित्व है वो राज के स्वामित्व था, लेकिन मुगल साम्राज्य के जो दस्तावेज है उनमें ये कहीं पे भी अंकित नहीं किया गया या अंकित किया गया कि वहाँ पे जो भूमि का जो मालिक हुआ करता था वो राजा होता था, शासक होता था, या राजकीय स्वामित्व होता था। ऐसा कहीं पे भी मुगल साम्राज्य में नहीं लिखा हुआ। आगे बात करें एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, तो मुगल काल में जो शहर थे उसको बर्नियर ने क्या कहा है? श्रीनगर कहा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या नाम दिया गया है? श्रीनगर। श्रीनगर को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं कैंप टाउन। क्या कह सकते हैं? कैंप टाउन। ठीक है, कैंप यानी जहां पे वो कुछ समय के लिए जो झोपड़पट्टी लगा के वो पर्दे वर्दे टेंट वेंट लगा के रखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, कुछ समय के लिए ही होता है। और जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पत्थर के, ईंटों के, आरसीसी के, इस तरीके से बनाए जाते हैं ना, तो वो क्या है? परमानेंट है। जबकि वो टेंट लगा के, तंबू लगा के जो मकान बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी है, उनको शिविर कहा जाता है, वो कुछ समय के लिए ही होते हैं। तो इन्होंने क्या है, बर्नियर ने भारतीय जो शहर थे उनकी जो तुलना करी है वो शिविर नगरों से की है। वो इन्होंने इस वजह से किया है कि जब तक राजा वहां पे रहता था या राजकीय आश्रय उस नगर को मिलता रहता, वो नगर तरक्की करता। वहां से जब राजकीय आश्रय या राजा चला जाता तो उस नगर की जो दुर्दशा स्टार्ट हो जाती और कुछ समय बाद में वो नगर क्या हो जाता? खत्म हो जाता। इस वजह से उन्होंने क्या कहा है? कैंप टाउन कहा है। ठीक है, उसका विश्वास था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो शिविर होता है वो क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ के जो शहर थे वो भी क्या होते थे? जबकि राजकीय आश्रय मिलता, राजा रहता, तब तक वो उन्नति करते, अप लेवल पे जाते, और जैसे ही राजा वहां से जाता तो वो क्या है? धीरे 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 डाउन की तरफ चले जाते, नगर खत्म हो जाता। राजा जहां पे गया वहां पे एक नया नगर स्थापित हो जाता और वो उन्नति करने लगता। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्य पे आश्रित होते थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है? राजकीय आश्रय पे प्रसिद्ध रहते थे। राजकीय आश्रय जब तक रहता तब तक ये लोग नगर जो थे वो उन्नति करते रहते थे। अब व्यापारियों के बारे में बात करें तो व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यवसायिक संस्था के माध्यम से संगठित रहते थे। तो उस समय पे जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स जो थे, बिजनेसमैन जो थे, वो कहते संगठित रहते थे, जॉइंट में रहते थे। ऐसा नहीं कि लड़ना झगड़ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते एक जॉइंट में रहते थे, अपनी चाहे जाति हो या व्यवसाय की जो प्रकृति हो उसको क्या है, एक साथ रख के वो काम करते थे, ग्रुप में काम किया करते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता। पश्चिम भारत यानी जो गुजरात महाराष्ट्र का जो भारत है उसको वहां पे किस नाम से जाना जाता था? ऐसे ग्रुप को महाजन के नाम से, और इनका जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? सेठ कहा जाता था। अब बात करें अहमदाबाद के बारे में,
तो अहमदाबाद में इस तरीके के जो ग्रुप होते थे उनका जो सेट होता था, या जो राजा होता जो प्रमुख होता था, मुखिया जो होता था, उसको नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? अहमदाबाद में जो मुखिया होता था उसको नगर सेठ के नाम से जानते थे। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों कि महाजन और नगर सेठ कौन होते थे उनके बारे में। अहमदाबाद में जैसे मैंने बताया, पश्चिम भारत में जो महाजन होते थे उनको मुखिया को सेठ कहा जाता था। तो उसमें से अहमदाबाद के बारे में बात करें तो अहमदाबाद में इस तरीके के जो सामूहिक प्रतिनिधि होते थे उनका जो मुखिया होता था उसको नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। अब बात करें लास्ट जो टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, वो है महिलाएं, दास या सती और श्रमिक के बारे में। तो बात करें दास कौन होते हैं, दास या दास वगैरह जो है वो कौन होते हैं। तो उस समय की बात की जाती है जब अपने 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी में, तो उस समय दासों का व्यापार होता था। जो घर के काम करवाने के लिए, सैनिक से संबंधित काम करवाने के लिए दास हो या दासिया हो, उनका क्या है क्रय विक्रय होता था, ओपनली हुआ करता था। आजकल जैसे मार्केट है ना, वहाँ से जैसे आपको कोई भी वस्तु परचेज करके लानी है, जैसे पेन लाना, मोबाइल लाना, कवर लाना, चाय पत्ती जो भी आपको लेके आनी है, वो सब क्या है आप ओपन मार्केट में जाओ, वहाँ से आप परचेज करके ला सकते हो। उसी तरीके से उस समय में दास जो हुआ करते थे, दासियाँ जो हुआ करती थी, उनका क्या है क्रय विक्रय हुआ करता था, और वो भी खुले मार्केट में होता था। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी कि मानव को बेचा जाए या खरीदा जाए। आज के समय में अगर किसी को खरीदा बेचा जाता है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है और एक कानूनी अपराध है ये। ठीक है, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और इन्हें नियमित भेंट स्वरूप दिए जाते थे। ठीक है, मैंने अभी बताया खुले रूप से बेचे जाते थे। और ये क्यों खरीदे बेचे जाते थे? भेंट देने के लिए। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो क्या खरीद लो, चलो उसके लिए क्या खरीद ले, दास खरीद लेते हैं। ठीक है, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए उसने क्या किया, ऊंट खरीद लिए, घोड़े खरीद लिए और दास खरीदे। और इब्न बतूता जब मुल्तान पहुंचा तो उसने वहां का जो गवर्नर था, मुल्तान का जो गवर्नर था, उसको देने के लिए किशमिश के बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भेंट किया। किशमिश के बादाम और एक घोड़ा और एक दास उसको गिफ्ट के रूप में दिया। और इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके और 200 दास दिए। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक जो धर्म उपदेशक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। वो इससे इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने उसको 1 लाख तो टका दे दिए, यानी वहां पे जो मुद्रा चलती थी उसको टका कहते थे, और 200 दास उसको एज ए गिफ्ट के रूप में दिए थे। इब्न बतूता के विवरणों से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। और जो इब्न बतूता है उसके जो कथन है उससे हम ये कह सकते हैं कि जो दासों में विभेद था, विभेद का मतलब डिफरेंस यानी विभेद। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण होती थी, और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान की सेवा में जो दासियां लगाई जाती थी वो क्या होती थी, संगीत यानी म्यूजिक, और गायन यानी जो सिंगिंग में क्या होती थी, एक्सपर्ट होती थी। और ये उसने कब देखा इब्न बतूता ने? जब सुल्तान की बहन की शादी हुई थी, उस समय इब्न बतूता ने इन सब चीजों को देखा। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था। सुल्तान क्या करता था, अपने जो दरबार जो होता था ना, उस दरबार में जो मंत्री वगैरह होते थे, अमीर जो होते थे, उनको नजर रखने के लिए भी क्या है, दासियों को नियुक्ति करता था। दासों को घरेलू श्रम के लिए भी रखा जाता था। इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों को
और महिलाओं को ले जाने के लिए विशेष रूप से अपरिहार्य बताया। जो घरेलू काम होते हैं उनके लिए भी क्या है, जनरली दासों का प्रयोग किया जाता था कि जैसे पालकी लेके जानी है, चाहे उसमें कोई लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, बच्चे हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसके लिए भी क्या है, दासों का प्रयोग किया जाता था। तो ये था आज का आपका टॉपिक, यात्रियों के नजरिए से भारत की स्थिति, कि जो भारत में जो यात्री आए थे उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या कहा, उन सब के बारे में। तो इसमें मुझे लगता है आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।